सीपीसी के सेक्शन 21 और 21A इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है कि ज्यूरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन कब होगा, कब रेज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन ज्यूरिडिक्शन के तीन चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, प्लेस, कि वो फाइल कहाँ किया गया। दूसरी चीज उसका जो वैल्यू है, और थर्ड चीज होता है कि उसका ज्यूरिडिक्शन जिस पे वो दावा किया गया उसका सुनने का अधिकार था या नहीं था। तीन बातों पे होता है। अब इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल कोर्ट है जहां पर दावा फाइल किया गया, पहली कोर्ट लोअर कोर्ट या प्रिंसिपल कोर्ट जहां पर प्लेंट को फाइल किया गया और उस प्लेंट में अपोजिट पार्टी अपियर हुई, इश्यूज फार्म हुए। उन केस की बात हो रही जिन केस में इश्यूज फार्म होते हैं, जिसमें वाद बिंदु फार्म किए जाते हैं। इश्यूज फार्म हुए और जब इश्यूज में से एक इश्यूज ये बना कि क्या इसका ज्यूरिडिक्शन प्रॉपर है, उस समय जब ज्यूरिडिक्शन के लिए इश्यूज डिसाइड किया जा रहा था या इश्यूज बनने के पहले किसी समय किसी पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने या अपोजिट किसी पार्टी ने अगर उसमें ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं, इसका ज्यूरिडिक्शन दावे की जो वैल्यू है उसके आधार पर नहीं होती है यहाँ सुनने का अधिकार, या दावा जहां फाइल किया गया वो गलत है, या जिस जिस क्षेत्र का ज्यूरिडिक्शन उस कोर्ट को सुनने का है वो क्षेत्र गलत है। अगर इन तीन बातों का उसने वहां पर विरोध किया है और वो विरोध कोर्ट के द्वारा नहीं सुना गया या उस विरोध पर कोई रिएक्शन नहीं किया गया और उस केस को आगे प्रोसीड कर दिया गया या उसको डिसाइड कर दिया गया, तो इसमें कहा गया कि लोअर कोर्ट या प्रिंसिपल कोर्ट जहां पर दावा फाइल किया, ऑब्जेक्शन फॉर ज्यूरिडिक्शन एट द टाइम ऑफ इश्यू और सेटल्ड और बिफोर द मेकिंग इश्यू, जब सेटल किया गया इश्यूज को या उसके पहले अगर किसी ने एप्लीकेशन और ऑब्जेक्शन और अपोजिशन वाज रिजेक्टेड फॉर प्लेस, पेक्यूनरी लिमिट और अदर, इनके लिए अगर रिजेक्ट कर दिया गया तब वो क्या करेगा, अपीलेट कोर्ट में जाएगा, तब वो देन गो टू अदरवाइज नो हियरिंग, तब वो अपीलेट कोर्ट में जाएगा। अगर उसने प्रिंसिपल कोर्ट में लोग लिमिट को लेकर के, उसके ज्यूरिडिक्शन को लेकर के, उसकी प्लेस को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तो फिर अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में उसको जाने का राइट नहीं है, या इस बात को कहने का राइट नहीं है कि इसको गलत ज्यूरिडिक्शन में इस ऑर्डर को पास किया गया या गलत ज्यूरिडिक्शन के तहत ये पास किया गया। सपोज करते हैं कि इस दावे में एक दावा चल रहा है और वहां पर ज्यूरिडिक्शन का विरोध नहीं किया गया, उसके बाद में वो फाइनल हो जाता है, उसमें स्टे का एक एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। अब उस स्टे की एप्लीकेशन में वो ये पॉइंट रेज करते हैं कि ये इस कोर्ट ने गलत ही ऑर्डर किया, क्योंकि इस कोर्ट को ये ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था इस कोर्ट दावे को चलाने के लिए। उसके बाद ये दावा चलाया और ऑर्डर पास हुआ। तो जो ऑब्जेक्शन कर रहा कि कोर्ट को सुनने का पावर नहीं था, वो तभी बात कोर्ट सुनेगी, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट, जब वह प्रिंसिपल कोर्ट या लोअर कोर्ट में उस बात का ऑब्जेक्शन कर चुका होगा और उस कोर्ट ने या तो उसके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया होगा और या तो उस पर कुछ सुनवाई नहीं की गई होगी। ये बात सेक्शन 21 कहता है। अब ऑब्जेक्शन तीन चीजों पे होता है, ये अभी हम बता चुके हैं कि प्लेस का ऑब्जेक्शन, कि गलत कोर्ट में वो केस फाइल कर दिया गया। दूसरी चीज जो उसकी पेक्यूनरी वैल्यू है, जो दावे की वैल्यू लाई गई,
जो दावे की वैल्यू लाई गई, दावे की वैल्यू आकलन करके लाई गई, मान लो कि 50,000 आ गई उसकी वैल्यू, और 50,000 वो कोर्ट जो है सुनने वाली है केवल 1.5 लाख से ऊपर वाली, और उसमें 50,000 की वैल्यू का केस फाइल कर दिया गया, वो गलत सुन रही है। अब इसमें से कोई आता कि 5,000 की वैल्यू वाली कोर्ट में अगर हम 50,000 वाला जो वैल्यू का दावा है उसको फाइल कर देंगे तो वो ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड हो जाएगा। तो अब इसमें से यही बात कही, अब कि प्लेस की वैल्यू और उस जहां का वो दावा है, जहां पर वो प्लेस थी जो इस चीज के लिए दावा किया गया, वो उसके क्षेत्राधिकार से परे था। अगर इन तीन बातों का डिसीजन इश्यूज के समय या इश्यूज के पहले नहीं किया गया, तो लास्ट ऑर्डर में जब वो फाइल किया गया किसी ऑर्डर को रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट में, तो वहां पर इस बात को नहीं सुना जाएगा। ये इस बात को सेक्शन 21 क्लियर करता है। अब दूसरी बात आती सेक्शन 21A। इसमें उसी बात को क्या कहा गया कि बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। प्लेस ऑफ स्विंग जहां पर दावा फाइल किया गया था, जो अभी हमने कहा कि लोअर कोर्ट या प्रिंसिपल कोर्ट। अब इसमें कहा कि जो फार्मर कोर्ट है, यहां पर अभी केस रनिंग कंडीशन में था, और यहां पर वो केस डिसाइड होने के बाद आगे उसको प्रोसीड किया जा रहा, उस समय की बात है। तो इनमें कहा फार्मर सूट, इसलिए कह दिया कि फार्मर सूट मतलब वो केस अब डिसाइड हो चुका था। फार्मर सूट डिसाइडेड प्रीवियर, जो पहले डिसाइड हो चुका है। एक केस फाइल किया गया, इश्यूज बने, विटनेस हुए, विटनेस होने के बाद फाइनल हियरिंग हुई और केस को डिसाइड कर दिया गया। डिसाइड होने के बाद उसकी डिक्री को अपास्त करने के लिए, डिग्री को कैंसिल करने के लिए रिविजनल या अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, और वहां पर ये बात उठाते हैं कि जिस कोर्ट ने ये आदेश किया था उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था। इसमें जरा सा डिफरेंस है, यहां पर वो केस डिसाइड हो चुका था, यहां पर डिसाइड नहीं हुआ था, यहां पर केवल किसी प्रोसेस पर ऑर्डर हुआ था। अब यहां पर जब डिक्री पास करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्या है, जबकि सेम पार्टी हैं और या उनके उत्तराधिकारी हैं और उसी टाइटल उसी सूट के लिए जा रहे हैं, तब की बात हो रही है। तो उस समय क्या हुआ कि उस केस में तब तक कोर्ट उसको डिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट नहीं सुनेगी जब तक कि निचली कोर्ट में उसने इश्यूज के टाइम पर या इश्यूज के पहले उस क्षेत्राधिकार के बारे में अपोज ना किया हो। अगर उसने उस समय अपोज किया, कोर्ट ने नहीं ध्यान दिया, तभी वो रिविजनल या जो अपीलेट कोर्ट है उस बिंदु को क्षेत्राधिकार के बिंदु पर सुनेगी, अदरवाइज उस पर सुनवाई नहीं करेगी। ये बात सेक्शन 21 कह दिया, 21A कह दिया गया। तो 21 और 21A में जरा सा डिफरेंस, रनिंग केस और वो केस डिसाइड होके उसको फिर से वो वही पार्टी, सेम पार्टी या उत्तराधिकारी लोग उसको फाइल कर रहे हैं। तो ये बात सेक्शन 21 और 21A में कही गई। इसको अब सेक्शन 22 से सेक्शन 25 तक सेम है, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।